हेलो दोस्तों। ये दोस्तों ईबीएस का दोस्तों पेडागोजी क्लास है 2 नंबर का दोस्तों। ये पेडागोजी क्लास है दोस्तों। अच्छा से पढ़िएगा तभी समझाइएगा दोस्तों। ईबीएस का पेडागोजी दोस्तों 2 नंबर का क्लास है। तो दोस्तों पेडागोजी को समझा जाता है, याद किया नहीं जाता है। इसमें दोस्तों जैसे 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन जो ऑप्शन दोस्तों बेस्ट होगा ना वही राइट आंसर होता है। पेडागोजी दोस्तों इसको कोई समझ रटा नहीं सकता है, केवल पेडागोजी को समझ कर ही आप सही कर सकते हैं। इसलिए पेडागोजी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उतना भी नहीं होता है। तो दोस्तों ईबीएस का जो ये पेडागोजी है दोस्तों, इसका 1 नंबर का दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। देखिए, रीनी ने अध्यापक से पूछा, पौधे के तने गोल क्यों होते हैं। दोस्तों हम लोग ये पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो पर्यावरण क्या होता है, आस पड़ोस, स्कूल, विद्यालय, पेड़ पौधे, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये बच्चे पूछते हैं कि पौधे के तने जो होता है बीच वाला भाग, वह गोल क्यों होता है, चौकोर क्यों नहीं होते हैं। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा पूछ देंगे कि पेड़ पौधा गोल क्यों होता है, चौकोर क्यों नहीं होते हैं, तो आप क्या कीजिएगा उसको। तो पढ़ते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन। अध्यापक को विद्यार्थी से कहना चाहिए कि वह इस बारे में उच्च कक्षा में सीखेगा। क्या बच्चा को ये जवाब देंगे? नहीं दोस्तों, हम ये जवाब नहीं दे सकते हैं। अध्यापक को विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। नहीं दोस्तों, हम भी बच्चे को ये नहीं बताएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना। बच्चे को बोलेंगे सोचो कि पेड़ पौधे गोल उसका तना क्यों है, तुम सोच के अनुमान लगाओ। ये दोस्तों सोचना लिखल है, सोचना। बच्चे को सोचने का अवसर देंगे कि सोचो पेड़ पौधे गोल क्यों होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन है, अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग बगीचा जो होता है दोस्तों, उसमें घूमने ले जाना चाहिए। बच्चे को है बाग बगीचा में घूमने के लिए जाएंगे तथा विभिन्न तनों की आकार खोजने के लिए कहना चाहिए कि तुम यह पेड़ पौधे के बारे में जानो। तो बच्चा जब खुद से सोच कर सीखते हैं, बच्चा खुद से थिंकिंग करके सीखते हैं दोस्तों, वही आंसर दोस्तों राइट होता है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर सी और डी नंबर दोस्तों सही होंगे। सी और डी दोस्तों 3 नंबर में है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर हो जाएंगे। ये पेडागोजी क्लास है दोस्तों, ये पर्यावरण का पेडागोजी है, तो पर्यावरण से ही दोस्तों संबंधित होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर दोस्तों प्रश्न है, घर में बच्चे से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह से चबाने के लिए कहा जाता है। इसका कारण क्या है। जब बच्चे को दोस्तों घर पे हम लोग खाना खिलाते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, चबा के खाना खाओ अच्छा होगा। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि वे दोस्तों कम खाते हैं, ऐसे इसलिए बोलते हैं। ये ऑप्शन दोस्तों काट दीजिए। उनके दांत सुरक्षित रहे इसलिए कहते हैं बच्चे को चबा के कहिए। नहीं दोस्तों, वे खाते समय पानी नहीं पीते हैं इसलिए बच्चे कहते हैं चबा कर खाइए। इसका दोस्तों ये आंसर नहीं होगा। उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है इसलिए हम लोग बच्चे कहते हैं कि भोजन को चबा के खाना खाइए। तो दोस्तों इसका केवल 4 नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर दोस्तों प्रश्न है, इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। दोस्तों मूल्यांकन दोस्तों कैसा होना चाहिए, प्रत्येक दिन होना चाहिए। मूल्यांकन का अर्थ होता है दोस्तों, मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, प्रत्येक दिन होना चाहिए और क्लास में होना चाहिए। यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। दोस्तों जहाँ भी साल के अंत में होगा, आधा साल पे होगा, 6 महीना पे होगा, 3 महीना पे होगा, वो आकलन को दोस्तों सही नहीं माना जाता है सीटेट में, इसलिए इसको काट देते हैं। यह सीखने के लिए बजाय सीखे गए का आकलन। दोस्तों हम सीखे गए का आकलन नहीं करते हैं, सीखने के लिए बच्चों का आकलन किया जाता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन गलत है।
रचनात्मक रूप से सीखने के लिए अवसर प्रदान कराना, ये दोस्तों राइट बात है। रचनात्मक जहाँ आ जाएगा दोस्तों वो आंसर सही होता है। रचनात्मक का अर्थ ये होता है दोस्तों कि बच्चा खुद से ज्ञान का रचना करते हैं, बच्चा खुद से ज्ञान का सृजन करते हैं, रचना बनाना कल्पना करते हैं। तो दोस्तों बच्चा जो जिसका कल्पना करेगा वही राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों सीटेट के अनुसार बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। ये बात दोस्तों जीन पियाजे जी बोले थे। 4 नंबर ऑप्शन है सीखे गए के बजाय सीखने का आकलन करना। दोस्तों हम सीखने के लिए आकलन करते हैं ना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये ए है दोस्तों, ये बी है, सी है, ये डी है। तो इसको सी और डी सही होगा। सी और डी दोस्तों 2 नंबर में है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी और डी के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दोस्तों अच्छा से इसको समझिएगा, बड़ा प्रश्न है। हम शहरी क्षेत्र में देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 साल पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग में लिए जाते थे आज सूख गए हैं। प्राचीन काल में 20 साल पहले जो कुआं दोस्तों पानी वो अब सूख गए हैं। सूखने का कारण इन कुओं में पानी की सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारण पर विचार करना है। आखिर 20 साल पहले जिस कुआं में पानी था अब वो पानी सूख क्यों गया है, आखिर कुआं क्यों सूखा है, उसके बारे में दोस्तों ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। 40 साल का बात हो रहा है तो पढ़ते हैं 1 नंबर ऑप्शन, कोई भी कुआं का उपयोग करना नहीं चाहता है। ये बोल रहा है 1 नंबर ऑप्शन दोस्तों बोल रहा है कोई व्यक्ति कुआं का उपयोग करना नहीं चाहता है क्योंकि सभी घरों में टूटियां हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। विद्युत मोटर का दोस्तों इस ऑप्शन को दोस्तों छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन को दोस्तों छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन को दोस्तों दूसरा वीडियो में दोस्तों बता देंगे। मेरे ख्याल दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे, ये दोस्तों गलत होगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों दूसरा वीडियो में बताएंगे, इसको छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन को दोस्तों अच्छा से समझना है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर दोस्तों ये प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न कम बनाना है लेकिन समझ के दोस्तों बनाना है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्यों को स्पष्ट करता है कि क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की अंतः अनुशासित विषय है। पर्यावरण जो है दोस्तों ये अंतः अनुशासित विषय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों खोजने का कोशिश करते हैं। यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषय को ज्ञान को एकीकृत करता है। तो ये दोस्तों सही बात है। पर्यावरण जो है दोस्तों सभी विषय को एकीकृत करते हैं, अर्थात सभी विषय के केंद्र में पर्यावरण है। चाहे आप बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं तो दैनिक जीवन का उदाहरण देते हैं, और घर, आस पड़ोस, विद्यालय ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो सभी विषय के केंद्र में पर्यावरण है, ये सही बात है। यह विविध रूप से अवधारणाओं को शामिल करने का एक अंतः अनुशासित क्षेत्र है, ये दोस्तों सही बात है। यह जैविक और जीवोत्तर घटकों के मध्य स्पर्श आश्रित एवं अंतः क्रिया करने वाला क्षेत्र है। तो ये दोस्तों सही बात है, ये भी सही बात है। यह उच्च माध्यमिक कक्षाओं की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों की पूर्व तैयारी है। तो ये दोस्तों नहीं है। दोस्तों समझ गए होंगे, पूर्व तैयारी नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दोस्तों ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को दोस्तों समझने का कोशिश कीजिएगा। 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों ये सब आसान आसान आप प्रश्न आएंगे, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न, तो समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं। यहाँ दोस्तों आपने होगा। एकल परिवार का अर्थ ये होता है कि एक ही परिवार के दोस्तों सदस्य हैं। तो इस परिस्थिति में आपकी
क्या प्रतिक्रिया होगी। दोस्तों जब बच्चा एक ही परिवार से आते हैं तो दोस्तों पढ़ते हैं चारों ऑप्शन, इसमें जो दोस्तों बेस्ट होगा वही राइट आंसर होंगे। इन बच्चों की अवहेलना करें, बोलता इन बच्चों की अवहेलना कर यानी कि उसको छोड़ दे, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दे, इग्नोर करने के लिए बोल रहा है। तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। इन बच्चों में सहानुभूति दर्शाएं। सहानुभूति का अर्थ होता है कि दया दर्शाना। तो हम लोग बच्चे में दया अगर दर्शाएंगे तो बच्चे क्या पढ़ पाएंगे। तो सहानुभूति बच्चे में कभी नहीं दर्शाना है। उन्हें परिवार बात समझाने के लिए नहीं दोस्तों, बच्चों को परिवार पद बात ये सब नहीं समझाना है। परिवार बात आर के बारे में बच्चे को नहीं समझाना है दोस्तों। और बच्चे में सहानुभूति कभी नहीं मत रखें, या दया दर्द दुख, बच्चे को पढ़ाना है समझाना है बस। ऐसे परिवारों में बच्चे द्वारा सामना की गई कठिनाई पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों इसका राइट आंसर इस चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट अगर पढ़िएगा तो ये 4 नंबर ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ऐसे बच्चे का संदर्भ सम्मिलित करें। जहाँ दोस्तों संदर्भ आ जाएगा वो ऑप्शन दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है। और समानुभूति, सभी बच्चे में समानुभूति चाहेंगे आए एवं संस्कृति का निर्माण करेंगे। समानुभूति का अर्थ ये होता है दोस्तों, सभी बच्चा को एक समान मानेंगे, जो बच्चा जैसा है उसको वैसा दोस्तों मदद करेंगे। एक समान करने का दोस्तों ये है कि सभी बच्चा एक समान, पढ़ने के अर्थ में दोस्तों जो बच्चा जैसा है ना उसको वैसा ज्ञान देने का काम करेंगे दोस्तों। कोई बच्चा कम जानता होगा, कोई बच्चा ज़्यादा जानता होगा, तो इसलिए उसको कहते समानुभूति ढंग से बच्चे को पढ़ाएंगे। ये समानुभूति का अर्थ होता है दोस्तों एक समान। सहानुभूति का अर्थ, समानुभूति का अर्थ होता है जो बच्चा जैसा है दोस्तों उसको उसके अनुसार उसको वैसा ही मदद देना है। और संस्कृति का निर्माण करेंगे दोस्तों, इसका दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएंगे। ये संदर्भ दोस्तों पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, जहाँ पे संदर्भ आते हैं वो ऑप्शन का दोस्तों सही होने का चांस दोस्तों बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन को दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शन है दोस्तों, ये बहुत आसान दोस्तों प्रश्न होगा, तो पढ़ते हैं। शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि, अपेक्षा में होता है कि उम्मीद है आपसे कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं आप। तो ज्ञानेंद्रियों का अर्थ दोस्तों 5 है, आँख नाक कान जीभ त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं दोस्तों। तो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं और जानेंगे दोस्तों। विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी करने के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रिय के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। ये दोस्तों सही राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बच्चे को मूर्त पदार्थ का दोस्तों उपयोग करेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। भूमिका निर्वाह दोस्तों इसमें नहीं राइट आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों मूर्त है। मूर्त का अर्थ दोस्तों ये होता है जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चाहे बेंच डेस्क टेबल कुर्सी किताब, जिसको हम लोग दोस्तों देखते हैं, आम लीची कटहल, जिसको हम दोस्तों दे सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो वस्तु मूर्त है। तो मूर्त वस्तु को समझाना बच्चे के लिए, समझाने के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर दोस्तों प्रश्न है, ये बहुत दोस्तों आसान प्रश्न होगा, तो पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। तो मानव व्यवहार और पारिस्थितिक तंत्र में सामंजस्य, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक कक्षा तक की शिक्षा, पर्यावरण के बारे में दोस्तों बताना चाह रहे हैं, पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों इस तीनों में, इस चारों में बेस्ट दोस्तों ये 3 नंबर का है। पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। तो दोस्तों पर्यावरण को वही समझ सकते हैं जो सतत में होता है एक सब दिन से,
पढ़ते आ रहे हैं, सतत साथ साथ सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ सतत पर्यावरण के बारे में अधिगम प्रक्रिया दोस्तों, जो एक ही चीज़ को दोस्तों जो सब दिन से पढ़ने आते हैं, यानी कि पर्यावरण के साथ जो जुड़ा हुआ रहते हैं, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। क्योंकि सतत है ना, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो बच्चा उसको आसानी से समझेंगे, बहुत अच्छा से समझेंगे, यानी कि बच्चा को परिवेश मिला हुआ है पर्यावरण का, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर का। कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के रूप में आपको छात्रों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, तो इसलिए आप देखिए, यात्रा का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह यात्रा, जर्नी करना, ट्रेवल करना। इसके बारे में दोस्तों एक थीम है, तो उसके बारे में दोस्तों बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो दोस्तों देखते हैं चार ऑप्शन पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो 1 नंबर ऑप्शन है, विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। ये नोट्स बनाना जो है ना दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। बच्चे को बोलते हैं कि लिखने के लिए बोलिए, तो बच्चे को नहीं ना, बच्चे को हम आदेश नहीं दे सकते हैं। सीटेट दोस्तों ये कहता है कि बच्चे को आप ना तो निर्देश दे सकते हैं ना आदेश दे सकते हैं। बच्चे को आप प्रोत्साहन कर सकते हैं, बच्चे के मनोबल को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आदेश नहीं दे सकते हैं बच्चे से, ना निर्देश बच्चे को आप दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ बच्चे को नहीं कहना है ना। परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। क्या ये कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाना है, ये सही बात है? देखते हैं, ये सब भी दोस्तों सही है, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन इधर है ना, सूचना एवं संप्रेषण संसाधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। यहाँ देखियो, बच्चे के अनुभव से निष्कर्ष निकाल रहे हैं ना, बच्चा की यात्रा थीम पढ़ा रहे हैं और बच्चा के अनुभव से निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो दोस्तों इस चारों ऑप्शन में 3 नंबर दोस्तों बेस्ट है। यहाँ बच्चा अनुभव अपना दोस्तों साझा कर रहा है ना, इसलिए दोस्तों 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। परिवहन के उपयोगी का अर्थ निकालने के लिए कहेंगे और समाचार पत्र के लेख पढ़ेंगे। बोलते बच्चे को समाचार पत्र के लेख पढ़वाइए। क्या ये सही बात है? जब बच्चा अपना अनुभव व्यक्त कर रहा है यहाँ पर, इसलिए दोस्तों ये राइट आंसर है। बच्चा जब अनुभव करते हैं, ये सब दोस्तों राइट आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर का। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सबसे दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण कौन सा होगा दोस्तों? व्यक्तिगत अवधारणाओं की समझ, या दोस्तों समझ का विकास, ये दोस्तों नहीं होगा। प्रयोग गतिविधि के समझ का विकास, ये दोस्तों नहीं होगा। बच्चे के लिए दोस्तों इस 4 ऑप्शन है ना, चारों में देखिए इंपॉर्टेंट दोस्तों कौन सा ऑप्शन है। देखिए यहाँ बच्चा अवलोकन कर रहा है, यहाँ बच्चा खोजबीन करके तर्क करता है, सीखता है, सृजन करता है, और बच्चे खुद निष्कर्ष निकालते हैं। क्षमताओं का विकास, तो दोस्तों इस चारों में के ऑप्शन में दोस्तों सबसे बेस्ट, सबसे बच्चा क्रियाशील किस ऑप्शन में है? तो 3 नंबर में है। इसलिए दोस्तों ये 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों सही है, जिसमें बच्चा अधिक क्रियाशील होंगे, जिसमें बच्चा अधिक ज्ञान साझा करेंगे, बच्चा जिसमें अधिक एक्टिव होगा, वो आंसर दोस्तों सही होता है। विवेक के आधार पर सही व गलत को तय करने, ये दोस्तों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका 3 नंबर दोस्तों सही है। क्यों सही है? इसमें बच्चा सबसे अधिक एक्टिव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर दोस्तों प्रश्न है, इसको समझिएगा, बहुत आसान प्रश्न ये भी है। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए दोस्तों? ये दोस्तों भोजन के बारे में दोस्तों है प्रश्न। भोजन में पोषक तत्व दोस्तों कैसे बना रह सकता है, ये दोस्तों ऑप्शन पूछ रहा है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन है, इस चारों में दोस्तों बेस्ट जो होगा वही राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसको ध्यान समझिए, बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों कम बनाना है, लेकिन समझना है हमको। फलों और सब्जी को काटने के बाद धोना। फल और सब्जी को दोस्तों पहले कहा था काटिए उसके बाद धोइए, नहीं दोस्तों, पहले फल को धोएंगे फिर काटेंगे ना, यहाँ पर उल्टा नहीं करना है काम।
भोजन को अधिक देर तक पकाना, भोजन को अधिक देर तक अगर पकाएंगे तो उसका पोषक तत्व दोस्तों नष्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। भोजन तथा अनाज को ढेर सारा पानी में धोना, भोजन तथा अनाज को हम लोग ढेर सारा पानी में अगर धोएंगे उसका जितना भी पोषक तत्व विटामिन है सब पानी में धुल जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर सही हो जाएगा। चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर सही है। और इस चारों में दोस्तों बेस्ट सबसे अच्छा इस 4 नंबर में ही बच्चा अधिक एक्टिव है और सही अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बारह नंबर दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान बच्चा को दोस्तों क्षेत्र भ्रमण कराते हैं, बच्चे को दिखाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक दोस्तों महत्वपूर्ण होगा? चिंतनशील सर्जन लिखाना और रखना नहीं दोस्तों, बच्चे से नहीं करवाना है। क्षेत्र भ्रमण के लक्षण का निर्धारण, यात्रा के माध्यम से चयन और चर्चा के अवसर सृजन करना। बच्चा जब दोस्तों चर्चा करता है, बातचीत करता है तो बच्चा ज्ञान का सृजन करते हैं। और सृजन करना, बच्चा ज्ञान सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, ज्ञान को दोस्तों बनाते हैं। दोस्तों इस चारों ऑप्शन में कौन सा दोस्तों बेस्ट आपको लगता है? तो 3 नंबर दोस्तों ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बच्चा ज्ञान का सृजन कर रहे हैं ना। बच्चा क्या है दोस्तों, सीटेट के अनुसार नन्हा वैज्ञानिक है, जहाँ ज्ञान का सृजन करेगा, निर्माण करेगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर दोस्तों के साथ आंसर लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के आधिक्य करता है उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसकी खेत की मृदा कैसा हो जाएगा? दोस्तों ये बहुत आसान प्रश्न है, समझिएगा। बोलता दोस्तों मान लीजिए किसान के पास ही खेत है, अगर इसमें एक ही प्रकार के दोस्तों फसल अगर करेगा किसान, धान का ही फसल करेगा तो क्या होगा? खेत दोस्तों बंजर हो जाएगा। जैसे कि किसान धान को दोस्तों जिस पोषक तत्व का आवश्यकता है वो पोषक तत्व खेत से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि धान उसका खींच लेगा तो खेत बंजर हो जाएगा ना। तो पढ़ते हैं, देखिए 1 नंबर ऑप्शन, केवल धान की खेती के लिए उपयुक्त रहेगा? नहीं दोस्तों, धान का बंजर हो जाएगा खेत। 1 साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगा? नहीं दोस्तों, इस प्रकार की फसल के लिए उपजाऊ हो जाएगी? नहीं दोस्तों, खेत बंजर हो जाएगा। अगर आप दोस्तों आपके पास अगर खेत होगा उसमें फसल दोस्तों बदल के लगाइएगा। धान है, अगले बार गेहूँ लगा दीजिएगा, अगले बार मक्का लगा दीजिएगा, अगले बार मूंग लगाइएगा। साल में 1 बार दोस्तों खेत में दलहन फसल जरूर कीजिएगा, दलहन फसल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जा सकती है? दोस्तों हम लोग कैसे पता करेंगे इस क्षेत्र में जल की कमी है, कैसे जानेंगे? इसमें जो ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा वही राइट आंसर हो जाएंगे। सभी घरों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है, तो ये अच्छी बात है, मिलता है, तो कैसे पता चले? नहीं पता चलेगा। उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है, तो ये भी दोस्तों नहीं पता चलेगा कि पानी का कमी है कि नहीं। प्राप्त होने वाले पानी पीने व खाना बनाने के लिए असुरक्षित है। इसका दोस्तों 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जा सकती है। हम लोग कैसे जानेंगे क्षेत्र में जल की कमी है? जब उसको प्राप्त होने वाले पानी पीने व खाना बनाने के लिए असुरक्षित रहेगा। जब बच्चा पानी पीने और खाना बनाने के लिए नहीं पानी मिलेगा तब ना हम समझेंगे पानी असुरक्षित है, तब ना जल की कमी होगा। तो इसलिए दोस्तों इसका 3 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है पेडागोजी का। पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक व्यक्ति, सृजनात्मक तो जो व्यक्ति ज्ञान का सृजन करता है, ज्ञान बनाते हैं, उसी को कहते हैं सृजन करते हैं, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। इसमें दोस्तों कौन हो सकता है? संभव नहीं है, शिक्षार्थियों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे बच्चे समय नष्ट करते हैं। जो बच्चा ज्ञान सृजन करेगा दोस्तों वह नवाचार के लिए आवश्यक होगा।
नवाचार का अर्थ ये होता है कि बच्चा गिफ्टेड स्टूडेंट है, बच्चा तेज स्टूडेंट है, बच्चा में योग्यता है, एबिलिटी है। इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नवाचार के लिए आवश्यक है, नवाचार बच्चा है, इंटेलिजेंट है, जीनियस है। दोस्तों समझ गए होंगे। दोस्तों जितने भी दोस्त सीटेट की तैयारी करते हैं आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कर लिए।